गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। जैसा कि हम कल के वीडियो में बता चुके हैं कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, उसका थंबनेल स्ट्रेटजी प्लस इंट्रोडक्शन करके है, आप लोग पहले वहाँ देख लीजिएगा। और हम बोले थे इतिहास, जो आपको टेंशन नहीं लेना है, हम समझाए थे, तो उसी को आज हम समझाएंगे, ना कि पढ़ाएंगे। इतिहास कोई विषय नहीं है जो कि हम पढ़ना है और पढ़ाना है, बस इसे समझना और कहानी की तरह सुनना है, बस इसी तरह करना है। और सबसे पहले नंबर तो हम आपको ये बोले थे, इस तरह का आप चेहरा नहीं बनाइएगा, आप इस तरह का चेहरा बना कर रखिएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में सिर्फ 1 सेकेंड का टाइम है, और यहाँ आ जाइएगा तो आप आज का दिन अच्छा होगा और बढ़िया होगा। इसलिए आप इस तरह का चेहरा बना कर रखिएगा। और बहुत सारा, जैसे अभी यूट्यूब चैनल नया होने के कारण अभी लिंक के द्वारा ही आप लोग को प्रोवाइड या देख पाएंगे आप लोग, क्योंकि अभी चाणक्य नीति क्लासेस का सर्च करने के बाद भी नहीं आ रहा है यूट्यूब पे। इसलिए अभी नया चैनल होने के कारण आप लोग लिंक के द्वारा ही देख पाइएगा। तो अब बहुत सारा कमेंट में आया कि आप मतलब क्या पढ़ाने वाले हैं, जैसे कि हम बता चुके हैं, और हम किसी का कॉपी कट पेस्ट नहीं करेंगे। ऐसा बहुत सारे टीचर, बड़ा बड़ा दिग्गज टीचर लोग जो कि बहुत बहुत मोटा फीस लेकर पढ़ा रहे हैं, उन लोग का हम कॉपी पेस्ट नहीं करने वाले हैं, हम अपना खुद का नोट्स देंगे। जैसे कि हम आपको अभी दिखा रहे हैं, ये मेरा खुद का नोट्स है, आप देख रहे हैं, इसमें नाम दिख पा रहा होगा, देखिएगा विशाल, इसमें नाम मेरा दिख पा रहा है, नाम दिख पा रहा होगा। और हम NCERT बेस, जो कि 1.5 लाख फीस देकर आदमी पढ़ता है, ठीक है। देखिए इसमें नाम मेरा दिख रहा होगा, नाम छोटू कुमार, वर्ग 6 से लेकर 12 तक, जो NCERT बेस है, विषय इतिहास। हम मेंस की तैयारी करते हैं। अगर UPSC मेंस का तैयारी आप कीजिएगा, जैसे आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ रहे हैं, तो आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हम UPSC मेंस की तैयारी किए हैं, जो कि मोटा फीस, जैसे कि देख रहे हैं मेंस का सारा ही पोर्शन होगा। देखिए, जैसे देखिए, सांची की मूर्ति कला को समझने में बौद्ध साहित्य का ज्ञान कहाँ तक सहायता मिला है, ये सब देखिए मेंस का ही क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। मेंस का ही, हम कभी PT का तैयारी करवे नहीं किए हैं। बाकी सब लोग बोलता है कि जैसे PT निकालना बहुत टफ है, ये सब कुछ नहीं है। हम सब दिखा रहे हैं आपको मेंस का, हम और इसी से पढ़ाने जा रहे हैं। पूरा निचोड़ है, समझे ना, 6 से लेके 12 तक का निचोड़ है, देख पा रहे होंगे। पूरा मेंस की तैयारी करनी है, तो आज चलिए हम इसी के थ्रू तैयारी करवाएंगे आपको, और आप बहुत अच्छा समझ पाइएगा, आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए हम पहले इतिहास को हम जो है ना चित्र के द्वारा समझेंगे। ऐसा नहीं कि ये लिखा दिए इतिहास किसे कहते हैं, ऐसे करके बहुत सारा लोग डिफिनेशन सिर्फ लिखाता है, बच्चा समझ ही नहीं पाता कि क्या है नहीं। तो पहले आइए हम इतिहास को समझते हैं, इतिहास को चित्र के माने। इतिहास किसे कहते हैं? कहानी है, समझे ना, आप इसे सब्जेक्ट कभी मत मानिएगा, ठीक है। इतिहास, इति मीन्स अतीत, हास मीन्स कहानी, समझे ना। अतीत की कहानियों का अध्ययन करते हैं, अतीत की कहानियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम इतिहास कहते हैं। राइटिंग मेरा थोड़ा सा समझ पाइएगा, मतलब, लेकिन राइटिंग बैठा के हम लिखेंगे इतना टाइम नहीं है, समझे ना। राइटिंग वो सब मेंस में लिखा जाता है, वो भी मेंस में भी राइटिंग का उतना मायने नहीं रहता, आप क्या कंटेंट लिख रहे हैं यही मायने रहता है। तो वही बोल रहे हैं, अध्ययन को, अतीत की कहानी को अध्ययन, उस अतीत की कहानी का अध्ययन करते हैं, उसे इतिहास कहते हैं, समझे ना। इति मीन्स अतीत, इति मीन्स अतीत, और हास मीन्स कहानी। अतीत की कहानी को अध्ययन करते, जैसे कि हम पहले ही बता चुके थे कि जैसे आप पहली की कहानी अभी हम वर्तमान समय में पढ़ेंगे, वही इतिहास कहलाएगा। और इतिहास कोई सब्जेक्ट नहीं है, बस हम बार बार यही आपसे कह रहे हैं कि सर बार बार बोलते होंगे कि सब्जेक्ट नहीं है, तो है क्या, कैसे माना गया सब्जेक्ट? लेकिन सब्जेक्ट सिलेबस के अनुसार सब्जेक्ट है, हम लोग के अनुसार सब्जेक्ट नहीं है, कहानी है, समझे ना। जैसे कि ये पॉइंट हम यहाँ डिफिनेशन के तौर पर बता चुके हैं, ठीक है। अब इसी को, इतिहास को हम 3 भाग में बांट दिए हैं, समझे ना। हम क्या मतलब, जो बड़े बड़े
इतिहास के ज्ञाता थे, वही समझने के लिए 3 भाग में बांट दिए थे। तो प्राग इतिहास, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। समझे? इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल या पाक ऐतिहासिक काल। बहुत सारा अर्थी में आदि ऐतिहासिक काल होता है, पाक ऐतिहासिक काल नहीं होता है, इसलिए बच्चा समझ नहीं पाता है कि पाक ऐतिहासिक काल अब कहाँ से आ गया। इसलिए आदि ऐतिहासिक काल को ही पाक ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और हम बोल रहे थे इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आदि ऐतिहासिक काल तो बच्चा समझ में आता है, पाक ऐतिहासिक काल अगर डाल देता है तो बच्चा को समझ नहीं आता है कि क्या करें। पाक ऐतिहासिक काल तो हम कभी पढ़े ही नहीं, तो इसे आदि ऐतिहासिक काल को ही पाक ऐतिहासिक काल कहते हैं, समझे ना। तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम बताते हैं। जैसे इतिहास को हम 3 भागों में बांटे थे, प्राग और आद्य और ऐतिहासिक। तो पहले नंबर हम प्राग ऐतिहासिक काल, इतिहास का डिफिनेशन यहाँ पे हम दे चुके हैं, अब इसका डिफिनेशन देंगे, ठीक है। तो हम प्राग ऐतिहासिक के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक, यहाँ देखिए इसका डिफिनेशन यहाँ लिख दिया। प्राग इतिहास की जानकारी पुरातत्व शास्त्र, मानव विज्ञान, प्राणी शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र और जीवाश्म विज्ञान और भौतिकी से मिलता है। यही स्क्रीनशॉट हम पीडीएफ में डलवाएंगे, समझे ना। आपको बहुत सारा डिटेल जैसे लिखने मिलेगा पीडीएफ में, बहुत सारा ये वो पढ़ना नहीं है, बस शॉर्ट पॉइंट नोट्स की तरह पढ़ना है, समझे ना। इसी को हम पीडीएफ में डलवाएंगे। जैसे इसको मान लेते हैं हम इतिहास को 3 भागों में बांट रहे हैं, हम 3 भाई है, ठीक है। हम 3 भाई है, बड़का भैया का नाम धीरज, ठीक है, महिला भाई का नाम चंदन है, ठीक है, और हम छोटू। इसी तरह पढ़ना है। जैसे इतिहास को 3 भाग में बांट दिए। प्राग इतिहास की जानकारी जो है क्या पुरातत्व शास्त्र से मिलता है, मानव विज्ञान, प्राणी शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र और जीवाश्म विज्ञान से भौतिकी से मिलता है, समझे ना। तो उसी तरह जैसे बता दिए कि अपने आप पर मानकर पढ़ना है। ये बड़ा भैया हुए, ये महिला, और ये हम छोटू, ठीक है। तो इसी तरह पढ़ना है। प्राग इतिहास की जो परिभाषा है, ठीक है, इतिहास का हुआ समय जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। इसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ जैसे लिख दिए पुरातात्व साक्ष्य, ठीक है। पुरातात्व साक्ष्य क्या, जिसमें जिस टाइम कोई भी साक्ष्य पत्थर का हो, मिला हो, उसमें ऐसी भाषा लिखा हो या ऐसा कुछ भी डिजाइन प्राप्त हो, इसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, सिर्फ देख जान सकते हैं कि ये पुरातत्व साक्ष्य के रूप में मिला है। जैसे कोई पत्थर की बड़ी मूर्ति वहां से मिला या कोई शिलालेख जो भी मिला है वहाँ, उसे हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं, ठीक है। इतिहास का हुआ समय जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, ठीक है। जैसे हम बोले थे ये बड़े भैया, मेरे बड़े भैया मतलब पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उसी तरह इसमें भी है कि मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। प्राग ऐतिहासिक काल के ही अंतर्गत पाषाण काल को हम रखते हैं। इसलिए अब पाषाण काल को समझते हैं कि पाषाण काल क्या था, यही हम समझेंगे। हम थोड़ा सा वो टाइम बचाने के कारण हम जो है ना लिख कर ही वीडियो में आते हैं यहाँ, समझे ना। पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं, क्योंकि टाइम जो है बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसी कारण हम लिख कर यहाँ पे आएंगे, उसके बाद समझाएंगे, ठीक है। इसलिए हम टाइम बचाने के कारण जैसे पाषाण काल, हम यहाँ पाषाण काल हम के बारे में समझेंगे। पाषाण काल, पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल को ही कहते हैं। पाषाण काल के ही थ्रू, पाषाण काल के ही माध्यम से ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल आगे चलेगा। तो अभी हम पाषाण काल के बारे में थोड़ा समझते हैं कि क्या है। पाषाण काल की परिभाषा हम लिखा चुके हैं। तो पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर का उपयोग करते थे, बड़े बड़े पत्थर का और औजार का उपयोग करते थे, औजार का उपयोग करते थे। पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम, पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम रॉबर्ट्स फ्रूट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट्स फ्रूट क्वेश्चन बनेगा। पाषाण काल की जानकारी रॉबर्ट्स फ्रूट के द्वारा 1863 ईस्वी में खोज की गई, रॉबर्ट्स फ्रूट के द्वारा खोज की गई, ठीक है। रॉबर्ट्स फ्रूट के द्वारा खोज की गई। पाषाण कालीन सभ्यता की खोज रॉबर्ट्स फ्रूट के द्वारा 1863 में खोज की गई।
और भारतीय पुरातत्व का पिता, एक यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारतीय पुरातत्व का पिता, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, कनिंघम को माना जाता है, कनिंघम को माना जाता है। ये क्वेश्चन जो कि रॉबर्ट फ्रूट 1863 में खोज की पाषाण काल की, और भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारत से पुरातात्विक संग्रहालय, भारत में जो पुरातात्विक संग्रहालय है वो दिल्ली में है। भारत में पुरातात्विक संग्रहालय जो दिल्ली में है, भारत में पुरातात्विक संग्रहालय जो दिल्ली में, संग्रहालय जो दिल्ली में, इसे इंदिरा गांधी, इसका नाम जो है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। ठीक है, पाषाण काल के बारे में ये 4 पॉइंट याद रखिएगा, समझे ना। बड़े बड़े पत्थर और औजार का उपयोग करते थे पाषाण काल में, जैसे कि बोले थे, और उसी को प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल मानते हैं। इसकी जानकारी सर्वप्रथम रॉबर्ट फ्रूट के द्वारा 1863 में दी गई। क्वेश्चन पूछा गया है सर यूपीएससी या बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। भारत में पुरातात्विक संग्रहालय जो दिल्ली में स्थित है, इसका नाम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, समझे ना। भारत में पुरातात्विक संग्रहालय जो दिल्ली में है, इसका नाम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। पाषाण काल और प्रागैतिहासिक काल एक ही है, बार बार हम कह रहे हैं, पाषाण काल और प्रागैतिहासिक काल एक ही है। उसी को 3 भागों में फिर बांटा गया। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, या प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि सर्वप्रथम पुरापाषाण काल है। पुरापाषाण काल के बारे में आइए हम पढ़ते हैं, समझे। पुरापाषाण काल, इस काल को हम युग के नाम से भी जानते हैं, इस काल को युग के भी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बन जाएगा कि किस काल को हम युग काल के नाम से जानते हैं, तो पुरापाषाण काल को युग काल के नाम से जानते हैं, इस काल को युग काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मायने नहीं रखता, आप यहाँ हम समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं, समझे ना। आपको पीडीएफ दिया जाएगा जो कि बढ़िया से लिखा हुआ रहेगा पूरे राइटिंग के साथ। यहाँ पे हम समझा रहे हैं सिर्फ, इसको मत लिखिएगा, या लिखना होगा तो कुछ शॉर्ट पॉइंट करके लिखिएगा। जैसे पाषाण काल लिख दिए, इसको युग काल भी लिख दिए, एक पॉइंट ये हो गया, और फिर इसी तरह पॉइंट बना के लिखते रहना। इस काल में मनुष्य द्वारा पहली बार आग की खोज हुई। पुरापाषाण काल में पहली बार, इस काल में या पुरापाषाण काल में पहली बार आग की खोज हुई, पहली बार आग की खोज हुई। जैसे इस तरह हम अभी इस तरह लिखा हुआ मिलेगा, समझे ना। हम यहाँ से मत लिखिएगा, समझे, यहाँ से पॉइंट लिखना है। आग की खोज, पुरापाषाण काल, युग काल, पुरापाषाण काल, इस पुरापाषाण काल लिखकर पॉइंट बाय पॉइंट युग काल के नाम से जानते हैं। आग की खोज हुई, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार पूछा भी जाता है कि आग की खोज किस काल में की गई। सर्वप्रथम आग की खोज किस काल में की गई? पुरापाषाण काल में। इसी तरह जो है जीवन का प्रमुख आधार इसमें शिकार था। अभी हम लोग कृषि पे निर्भर है, लेकिन उस टाइम शिकार पर निर्भर था जीवन यापन। इस काल में मनुष्य जानवरों की, बड़े बड़े जानवर का शिकार करते थे। इस काल में मनुष्य जानवर का शिकार करके जीवन यापन करते थे। इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? इस काल में मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए जानवरों की शिकार करते थे, और जानवरों की शिकार करने के लिए बड़े बड़े हथियार की आवश्यकता पड़ेगा। हम जैसा कि बोले हैं कि हम यहाँ आ जाते हैं, हम खुद उठकर, अभी हम लोग आधुनिक काल में जी रहे हैं, वहां से उठ के हम खुद यहाँ आ जाते हैं, समझे ना। पुरापाषाण काल में जैसे अभी मेरे युग में आग का खोज हुआ, हम लोग जानवर की हत्या करके या शिकार करके
भोजन यापन कर रहे हैं। हम लोग मानेंगे ही नहीं कि हम लोग कृषि करके भोजन यापन कर रहे हैं, हम लोग मानेंगे शिकार करके भोजन यापन कर रहे हैं। हम यहाँ से उठ के यहाँ चलाएंगे, आधुनिक से लेके पुरापाषाण में आएंगे। ठीक है, पुरापाषाण काल में ही सभी लोग गुफा में रहते थे, जैसे आज के लोग घर में अस्थायी आवास निवास करते थे। वहाँ उस टाइम वैसा नहीं था, जहाँ भोजन मिलता था, जहाँ कुछ भी मिलता था वहाँ रुक जाते थे और गुफा में रहते थे। गुफा में रहते थे। और जैसे कि बोले जब शिकार कर रहा है तो कच्चा मांस ही खाते होंगे। वहाँ तो आग का खोज हुआ था, लेकिन उससे पहले कच्चा मांस खाते थे। फिर आग का खोज हुआ तो भून कर खाने लगे, आग में जला कर खाने लगे। उसी तरह और इस काल में प्रमुख औजार जो कि आएगा क्वेश्चन, इस काल में प्रमुख औजार क्या था, जब मेंस में लिखिएगा ना तब आएगा ये क्वेश्चन। इस काल में प्रमुख औजार क्या था? प्रमुख औजार जैसे कुल्हाड़ी था, कुल्हाड़ी हो गया, कुल्हाड़ी, खरचुनी हो गया, और बहुत सारे हस्त कुठार, ये सब औजार थे। आप पूछिएगा सर हस्त कुठार क्या होता है? एक औजार था। इस मत मानिए क्या होता है, इसका फिगर दिखाइए। अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो हम आपको बढ़िया से दिखा पाते कि कैसे क्या होता है, समझे ना। इस सब का प्रयोग करता था। पुरापाषाण काल में ही तक्षणी और खरचुनी की प्रधानता के कारण पहली बार मध्य प्रदेश के तक्षणी और खरचुनी के प्रधानता के कारण मध्य प्रदेश के एमपी के अब्दुलगंज, जो कि रायसेन जिला तथा आदमगढ़ से नकाशी चित्र का प्रमाण मिला है। इसे भीमबेटका की गुफाएं भी कह सकते हैं। भीमबेटका की गुफाएं पूछेगा क्वेश्चन, इस तरह पूछेगा भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में है, तो मध्य प्रदेश आएगा या रायसेन डायरेक्ट आ जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में अगर पूछेगा तो मध्य प्रदेश जिला में रायसेन अब्दुलगंज वहाँ का स्थान है। पुरापाषाण काल यहाँ अंत हुआ। अब आगे आएंगे मध्यपाषाण का। मनुष्य धीरे धीरे तरक्की करने लगा और धीरे धीरे मतलब जानकारी प्राप्त होने लगी कि इस तरह जीना है, तो उसी कालखंड को हम जिस तरह तरक्की करेगा उसी कालखंड को हम बांटते रहेंगे। ठीक है, अब आगे आएंगे मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में मनुष्य जो है धीरे धीरे आगे तरक्की की ओर बढ़ने लगा। इस काल में प्रमुख विशेषताएं यह थी कि आग को बृहद पैमाने पर यूज करने लगे, आग को बृहद पैमाने पर प्रयोग करने लगे, जो कि कच्चे मांस को अब भून कर खाने लगे। आग पुरापाषाण काल में खोज हुई, लेकिन मध्यपाषाण काल में इसका जो है बृहद पैमाने भून कर खाने लगे। शिकार करते थे, शिकार को आग में डाल देते थे, उसके बाद खाने में उसे अच्छा स्वाद मिलता था, जिसके कारण सभी लोग भून कर ही खाने लगे। तो इसलिए इसका बृहद पैमाने पर प्रयोग मध्यपाषाण काल में हुई, लेकिन प्रथम बार आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई। और इस काल में जो है मनुष्य जब तरक्की कर रहा है तो धीरे धीरे पशुपालन की ओर बढ़ेगा, पशुपालन करने लगे। अस्थायी पशुपालन का साक्ष्य भी प्राप्त होता है मध्यपाषाण काल से। और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागोर से पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होता है, समझे ना। ये क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश के आदमगढ़, पहले पॉइंट बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ आग का बृहद पैमाने पर प्रयोग, पॉइंट बनाइए, समझे ना। बृहद पैमाने पर प्रयोग किस काल में? मध्यपाषाण काल में। बृहद पैमाने पर पशुपालन का साक्ष्य 2 पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो है मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागोर से पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ। जिसे पशुपालन का तो साक्ष्य मिल ही रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से पशुपालन का साक्ष्य मिल रहा है। इस काल में खाद्य को संग्रह के रूप में रखने लगे लोग। जैसे पहले जितना शिकार करते थे उतना खा जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे आदमी आग का खोज हुआ तो धीरे धीरे जो है
संग्रह के रूप में भी, जैसे आज शिकार किए तो फिर अगले 2-3 दिनों तक शिकार नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब संग्रह के रूप में रखने लगे। इस काल में, इस पॉइंट को कर लीजिएगा, इस काल में खाद्य संग्रह के रूप में रखने लगे। इस काल में जो है खाद्य संग्रह के रूप में रखने लगे। इस काल में धीरे धीरे जो है बड़े बड़े औजार का उससे उपयोग करते थे, अब धीरे धीरे उसका छोटा छोटा और नोकीला, जैसे पहले एक लकड़ी था, लकड़ी का उपयोग करते थे, अब धीरे धीरे उसी लकड़ी को नोकीला छाट कर नोकीला बनाकर, यानी हम उसको बोल सकते हैं छोटे औजार का प्रयोग, जैसे तीर कमान। इस काल में तीर कमान का प्रयोग करने लगे। पहले सामने से वार करते थे, अब कहीं भी छुप कर तीर कमान से वार कर लेते हैं, समझे ना। इसलिए मध्य पाषाण काल में तीर कमान का उपयोग करने लगे, जिससे और आसान हो गया शिकार करने में और काफी आगे तरक्की करने लगे। मनुष्य धीरे धीरे देख रहे हैं वहां से अब धीरे धीरे तरक्की की ओर बढ़ रहा है। तो इसी काल में जो है तीर कमान का प्रयोग हुआ और बड़े जानवर के साथ छोटे जानवर का भी शिकार करने लगे। पहले बड़े बड़े जानवर के शिकार कर पाते थे, बड़े बड़े जानवर को ही शिकार कर पाते थे, अब छोटे जानवर को भी शिकार करने में आसानी हो गई। तीर कमान आने के बाद अब छोटे जानवर को भी शिकार करने लगे, छोटे जानवर का भी शिकार करने लगे। तो बड़े जानवर के साथ साथ छोटे जानवर का भी शिकार करने लगे और मध्य पाषाण काल में ही अंतिम संस्कार किया जाने लगा। पहले आदमी लोग मृत्यु के बाद जहां तहां फेंक दिया जाते थे या उसी को खा जाते थे मारकर उसी को। लेकिन आदमी धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है, तो यहीं पर मध्य पाषाण काल में ही अंतिम संस्कार किया जाने लगा। तो देख रहे हैं पूरा पाषाण से मध्य पाषाण में कितना तरक्की हो रहा है। उसी तरह जो है अंतिम संस्कार इस काल में करने लगा। उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य जो है आगे की ओर बढ़ने लगा। फिर मानव का जो है अस्थि पिंजर, उस समय मानव का अस्थि पिंजर जो है सर्वप्रथम, इस समय देखिएगा मानव का अस्थि पिंजर से ही पता चलता है कि अंतिम संस्कार किया जाने लगा। मानव का अस्थि पिंजर से ही प्राप्त पता चलता है कि अंतिम संस्कार किया जाने लगा, जो कि मानव का अस्थि पिंजर इस पॉइंट में नोट कीजिएगा। जैसे बृहद पैमाने पर खोज, बृहद पैमाने का प्रयोग जो है आपका बृहद पैमाने का प्रयोग पशुपालन, मध्य प्रदेश से आजमगढ़ से साक्ष्य मिला है पशुपालन का। इस काल में खाद्य संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है। इस काल में तीर कमान जो लागू हो गया, मतलब तीर कमान ऐसा करने लगा कहीं भी छुप के वार करता था और बड़े जानवर का पहले प्रयोग करता था, अब छोटे छोटे जानवर का भी यूज में लाने लगे लोग। इसी समय अंतिम संस्कार किया जाने लगा और मानव का अस्थि पिंजर का साक्ष्य जो प्राप्त होता है, मानव का अस्थि पिंजर का साक्ष्य पहली बार यूपी के सराय नहर में, ये क्वेश्चन शायद पूछा हुआ है, यूपी के सराय नहर में मंदहा नामक स्थान पर, मंदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। पूछिएगा मानव का अस्थि पिंजर सर्वप्रथम किस काल में प्राप्त हुआ और किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुआ है और यहाँ से यूपी के सराय नहर मंदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। और इस समय का जो सबसे बड़ा स्थान या सबसे बड़ा स्थल बोल सकते हैं और राजस्थान का, इस समय का लिखिए इसको, इस समय का सबसे बड़ा स्थल इस सब का हम जो है ना नोट्स देंगे, ऐसा बात नहीं है। इस राजस्थान का बागोल, सबसे बड़ा स्थल राजस्थान के बागोल से प्राप्त हुआ है। बस ये इतना पॉइंट आपको मध्य पाषाण काल में नोट्स करना है। आप देख रहे हैं इतिहास को 3 भागों में बांटे थे और इतिहास से फिर आगे थे पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल, और उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल या पाक ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल, जिसमें हम ये 2 पढ़ चुके हैं। ये पढ़ चुके हैं पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल पढ़ चुके हैं। अब नवपाषाण काल पढ़ना, समझे? अब इसको समझ रहे हैं। फिर प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा, पहले इतिहास को 3 भाग में, उसके बाद प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भाग में बांट दिया, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव, जिसमें हम ये 2 पढ़ चुके हैं। अब तीसरा नवपाषाण काल।
नवपाषाण काल, नवपाषाण काल के बारे में जानेंगे। पुरापाषाण मध्यपाषाण हो गया, लास्ट पॉइंट नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, मध्यपाषाण को माइक्रोलिथ युग कहते हैं और नवपाषाण को नियोलिथिक युग कहते हैं। नियोलिथिक युग कहते हैं, नियोलिथिक युग कहते हैं नवपाषाण काल को। ऐसे रहेगा, इस कौन से काल को नियोलिथिक युग कहते हैं? नवपाषाण काल। और माइक्रोलिथिक मध्यपाषाण को, इस काल को नियोलिथिक युग कहते हैं। और नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस काल में जो है एक साथ परिवर्तन, कई सारे परिवर्तन देखने को मिला है। नवपाषाण काल को, इस काल को यह लिख लीजिए, लेकिन नवपाषाण काल को नवपाषाण की क्रांति काल के भी से नाम से जानते हैं। नवपाषाण की क्रांति काल के भी नाम से जानते हैं। अब क्यों जानते हैं इस काल को नवपाषाण क्रांति के नाम से? क्योंकि जानते हैं, क्योंकि इस युग में एक साथ कई सारे परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक साथ कई सारे परिवर्तन को देखने को मिलेगा। जैसे हम बोल दिए कि जैसे बड़का भैया थोड़ा सा पढ़ने में ऐसे थे और महिला या कुछ ऐसे थे और हम कुछ ऐसे हैं, उसी तरह पुरापाषाण काल में कुछ इस तरह था और मध्यपाषाण में कुछ उससे थोड़ा सा आगे हुआ और नवपाषाण में उससे कई ज़्यादा, इन दोनों से कई ज़्यादा एक साथ परिवर्तन देखने को मिला। इसी तरह नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति के नाम से भी जानते हैं। मनुष्य द्वारा, इस काल में मनुष्य द्वारा पहली बार कुत्ता को पालने लगा है। इस काल में जैसे देखिए, अब पहले जानवर को मारता था, कौन सा जानवर मारने लायक है उसी को मारता था, कौन सा जानवर मनुष्य के साथ रहने वाले हैं उसको पालते थे लोग। इसी तरह बोल रहे हैं इस काल में कुत्ता को पालने लगे। क्वेश्चन इस तरह बनेगा, किस काल में कुत्ता को सर्वप्रथम मनुष्य पहली बार पालने लगे? तो नवपाषाण काल में। तो सर्वप्रथम मनुष्य जो है कुत्ता को पालने लगे नवपाषाण काल में। इसी तरह और कई सारे परिवर्तन देखने को मिला, जैसे कि मनुष्य द्वारा पहली बार कुत्ता को पालना, और पहिया और चाक। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहिया और चाक। मनुष्य द्वारा पीठ पे लाद के ले जाता था, कहीं एक जगह से दूसरे स्थान ले जाना रहता था तो पीठ पे लाद के ले जाता था। लेकिन इस काल में पहिया और चाक का खोज हो गया, जिसके कारण मनुष्य को बहुत सारे काम को आसान बनाने के लिए पहिया और चाक की जरूरत थी, और जिसका खोज हो गया इस काल में। बहुत सारा, जैसे बोरा है, एक बोरा यहाँ से वहाँ ले जाना है तो चाक के द्वारा या पहिए के द्वारा जो होता है उस पर लाद के ले जाया करता था। तो इस काल में सर्वप्रथम जो है पहिया और चाक का खोज हुआ। पहिए तथा चाक की खोज हो गई, जिससे मनुष्य को बहुत आसान, कोई भी कार्य करने में बहुत सारा आसानी हुई। चाक की खोज हुई। हम देख रहे हैं, पॉइंट लिख रहे हैं। नियोलिथिक युग, नवपाषाण को नवपाषाण क्रांति के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस युग में कई सारे परिवर्तन हुए। कुत्ता को पालना, सर्वप्रथम पहिए तथा चाक की खोज। इसी तरह और आगे बढ़ते हुए बहुत सारी खोज हुई नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में ही पहली बार गेहूं और जौ की खोज हुई थी। ईबीवीबीआई क्वेश्चन है, समझे ना। इसी काल में गेहूं तथा जौ की खोज हुई। गेहूं तथा जौ की खोज हुई, जिससे मनुष्य जो खाद्य संग्राहक तो मध्यपाषाण काल में ही बन गए थे। खाद्य संग्राहक प्लस, यहाँ एक चीज ऐड कर दीजिएगा, प्लस कृषि तथा पशुपालन दोनों का प्रयोग करने लगे। मध्यपाषाण काल में सिर्फ खाद्य संग्राहक था, इसमें देख रहे हैं कृषि पशुपालन दोनों का उपयोग करने लगे। इस काल में जो है कैसे पता चलेगा कि कृषि का साक्ष्य पता चलेगा कि कहाँ से नवपाषाण काल में कृषि कहाँ से आया, किसे। इसी तरह इस जो है यूपी के कोल्डिवा नामक, की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, समझे ना। यूपी के कोल्डिवा नामक से सर्वप्रथम जो है देखिए नवपाषाण काल की बात हो रही है, आप यहाँ इधर उधर मत जाइएगा। नवपाषाण काल में यूपी के कोल्डिवा नामक स्थान से
चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देख रहे पॉइंट, ये सब पॉइंट है। अब जो VVI हो उसमें VVI लगाना। ये पॉइंट को इम्पोर्टेंट मानिएगा, समझे ना। पहिया और चाक की खोज, गेहूं तथा जौ की खोज, खाद्य संग्रह प्लस कृषि पशुपालन, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी के जो है कोल्डीवा नामक स्थान से चावल की साक्ष्य प्राप्त हुई। किस काल में? तो नवपाषाण काल में, समझे ना। तो इसी तरह जैसे यूपी में कोल्डीवा नामक से चावल की साक्ष्य प्राप्त हुई, उसी तरह दक्षिण भारत में सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रयोग किए जाने वाली फसल रागी था। क्या था? रागी। तो दक्षिण भारत में यूपी के कोल्डीवा नामक से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ। दक्षिण भारत के सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रयोग किए जाने वाली फसल रागी था। समझ चुके हैं? तो यहाँ फुल हो चुका है और ऊपर की ओर लिखते हैं हम, समझे ना। इस सब पॉइंट को आप लोग नोट करते होंगे, तो रोक के नोट कर लीजिएगा। बाकी तो हम नोट्स आपको देंगे ही देंगे। अब आइए, BPSC के तैयारी करते हुए इस बात को भी ध्यान रखा जाता है कि कुछ बिहार के बारे में भी पढ़ें। इसी तरह नवपाषाण काल में ही बिहार के चीरन जिला जानते हैं? बिहार चीरन जिला किसका पुराना नाम है? आप लोग बिहार से हैं तो आप लोग बताइएगा कि चीरन जिला किस जिला का पुराना नाम है। तो वर्तमान समय में छपरा जिसे बोलते हैं। ये क्वेश्चन शायद कहीं कहीं पूछा गया क्वेश्चन में, बिहार का चीरन जिला को और किस वर्तमान समय में किस नाम से जानते हैं? तो छपरा के नाम से जानते हैं। तो बिहार के चीरन या छपरा जिला के छपरा के नामक स्थान से हड्डी का औजार, समझे ना, हड्डी का औजार का साक्ष्य प्राप्त हुआ। यूपी। और इसी तरह जो है आगे यूपी के बारे में कुछ जानेंगे। यूपी जैसे बिहार के बारे में कुछ पढ़ें, उसी तरह यूपी के बारे में जानेंगे। यूपी के बेलन घाटी नवपाषाण काल का सबसे बड़ा प्रसिद्ध स्थल है। यूपी के बेलन घाटी के नवपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। तो नवपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल यूपी के बेलन घाटी से प्राप्त हुआ है। और बिहार का चीरन जो कि छपरा जिला है, वहां से हड्डी का औजार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस काल में जो है, इस काल का प्रमुख जो स्थल है, ये सब तो सारा है ही है, लेकिन सबसे प्रमुख स्थल मेहरगढ़ है, समझे ना। मेहरगढ़ है तो जो कि बलूचिस्तान में है। तो इसका प्रमुख स्थल बलूचिस्तान में है, जो कि मेहरगढ़ में है। यहीं से सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य मिला। सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, समझे ना। कृषि का साक्ष्य मिला। चावल का साक्ष्य यूपी के कोल्डीवा से, लेकिन सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य नवपाषाण काल में चावल का साक्ष्य कोल्डीवा से, यूपी के कोल्डीवा से, और मेहरगढ़ से जो है कृषि का साक्ष्य। नवपाषाण काल में सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य जो है बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से मिला। और इसी समय आज मालिक के साथ या मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बुर्ज होम से मनुष्य के साथ कुत्ता को भी साथ में दफनाने का साक्ष्य मिला है, समझे ना। बुर्ज होम से मनुष्य के साथ कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। बुर्ज होम से
और एक चीज प्राप्त हुआ है बुद्धहोम से, और एक चीज प्राप्त हुआ धूसर मृदभांड। धूसर जिसे धूसर मतलब हुआ मैला, मतलब ज्यादा जैसे आजकल कलरफुल हुआ ना, उसी तरह जो मटमैला होता है उसी को धूसर कहते हैं। धूसर मृदभांड में घड़ा हुआ, समझे ना, का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो नवपाषाण काल में हम इससे पहले 4-5 फैक्ट लिखा है, और 4-5 फैक्ट ये हुआ, जैसे बिहार के चीरन छपरा नामक स्थान से हड्डी का औजार, यूपी के बेलन घाटी से नवपाषाण काल में सबसे बड़ा स्थल, और मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य, और यूपी से कोल्डीबाग में चावल का साक्ष्य, और बुद्धहोम में मनुष्य के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाए जाने का साक्ष्य, और धूसर मृदभांड का भी साक्ष्य बुद्धहोम से मिला। तो हम आए थे इतिहास में, इतिहास के 3 भागों में बांटे थे। पहला प्राग ऐतिहासिक या पाषाण काल, पाषाण काल को पुरापाषाण काल में बांटे थे, और मध्यपाषाण और नवपाषाण जो कि पुरापाषाण में भी पढ़ चुके हैं, मध्यपाषाण और नवपाषाण को भी पढ़। अब आगे पढ़ना है आदि ऐतिहासिक काल या पाक ऐतिहासिक काल, जिसमें सिंधु सभ्यता एक चैप्टर है जो कि VVI चैप्टर है, या हड़प्पा सभ्यता, उसे कल पढ़ना है। आज जो है हम यहीं अंत करते हैं, और टेंशन नहीं लेना है कि राइटिंग आपका ऐसे है वैसे, हम सिर्फ पॉइंट लिखवाने के लिए ये सब लिख रहे हैं। आप पॉइंट एरो दे के पॉइंट बनाते जाइएगा, और बाकी हम सारा नोट्स प्रोवाइड आपको करवाएंगे हम अपना टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो आज हम यही अंत करते हैं। जय हिंद।